गर्भावस्था एक औरत का पूर्ण श्रृंगार है, कुदरत का दिया यह सबसे खूबसूरत उपहार है। गर्भ में एक नई जिंदगी का आगमन है जो माँ को बेहद समर्पित बनाता है। नमस्कार, मैं पुष्पांजलि आप सभी दर्शकों का हमारे इस शो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जी हाँ, आज की चर्चा का विषय है गर्भवती महिलाओं को सी सेक्शन की ज़रूरत कब पड़ती है। इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है बेगूसराय की मशहूर गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता शर्मा। श्वेता मैम, हमारे इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो हमारे दर्शक आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, यहाँ बेगूसराय कपस्या में प्रैक्टिस कर रही हूँ जी। 6 इयर्स कंप्लीट हो गए मेरे जी। और हर तरह की डिलीवरीज इवन इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा, आज का चर्चा का विषय है सी सेक्शन। तो सी सेक्शन जो होता है वो कब और क्यों ज़रूरी है? किस परिस्थिति में डॉक्टर्स कहते हैं कि ये डिलीवरी सी सेक्शन से होगी, तो ये कब और क्यों ज़रूरी होता है? सी सेक्शन में सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है कि अगर बेबी अब सबसे पहले बात, अगर आपके पास पहले से शुरू से पेशेंट आ रही है तो आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं और उसका टाइम टू टाइम अल्ट्रासाउंड वगैरह सारा कुछ होता रहता है। तो हम लोग को पता होता है कि पेशेंट किस तरह की है, बच्चा किस तरह का है, ब्रीच तो नहीं है, नॉर्मल प्रेजेंटेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेड के नीचे हेड होता है अगर तो नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होती है। अगर बच्चा का हेड नहीं होता है, कोई दूसरा प्रेजेंटिंग पार्ट होता है नीचे, तो उस कारण में सिजेरियन होने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा होता है। मगर अगर मेरे यहाँ पेशेंट वो बार बार फॉलोअप में आ रही है और मुझे पता है कि वो बच्चा पेशेंट का बच्चा ब्रीच में है, तो उसको हम लोग कुछ एक्सरसाइज बताते हैं जिसके कारण कि बच्चा का प्रेजेंटेशन चेंज भी हो जाता है और वो चेंज होके नॉर्मल अपने जो किफालिक प्रेजेंटेशन होता है, हाँ, जो हेड का पोजीशन नीचे होता है उस पोजीशन में बच्चा आ जाता है, जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी हम लोग आराम से करवा पाते हैं। दूसरा कारण होता है कि बच्चा तो ठीक है मगर उसका सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन है, मतलब कि पेल्विस जो औरत का हम लोग के बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो हड्डी का बनावट है, वो ऐसा है कि वो बच्चा का हेड नीचे उसमें अटक तो जाता है बट बच्चा पास नहीं कर पाता है। एक वो दूसरा इंडिकेशन है। एक तीसरा इंडिकेशन ये है कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर जिसको सीपीडी के कारण हो जाता है, और दूसरा है कि बच्चा कभी कभी डिस्ट्रेस में आ जाता है। जैसे जिस टाइम बच्चा आता है, हम लोग जब टर्म प्रेगनेंसी में जब माँ आती है उस टाइम हम बच्चे का धड़कन चेक करते हैं। ठीक है, बच्चे का धड़कन चेक करने के बाद पता चलता है कि बच्चे का धड़कन ड्रॉप हो रहा है। इसका मतलब कि बच्चा को या तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है या कोई अंदर में अंदरूनी उसको दिक्कत आ रही है, जिसके कारण कि बच्चा को हार्ट रेट डिफिकल्टी हो रही है। तो उस तरह में हम लोग को इमरजेंसी सिजेरियन करके बच्चे को बचाना सबसे ज़्यादा आसान तरीका है, क्योंकि वो बहुत सेफ है सीएस करना, और बच्चा का और माँ का दोनों का लाइफ सेफली बच जाता है। ठीक है, और दूसरा और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण कि ऑपरेशन ही करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए प्रीवियस सिजेरियन है, अब प्रीवियस सिजेरियन में 2 सीजर्स के बीच में अगर टाइम ड्यूरेशन 3 इयर्स से भी कम होता है तो रिस्क हो जाता है। ठीक है, माँ के ऊपर भी रिस्क हो जाता है, यूट्राइन रप्चर का रिस्क हो जाता है, तो उस केस में भी सिजेरियन करना पड़ जाता है। फिर आपको आता है कि कभी मान लीजिए कॉर्ड प्रोलैप्स या हैंड प्रोलैप्स या फीट प्रोलैप्स, कुछ भी ऐसा ऑर्गन बच्चे का या माँ का प्लेसेंटा का कोई पार्ट ऐसा नीचे आ जाता है या बाहर आ जाता है, उस केस में भी हम लोग को सिजेरियन करना पड़ सकता है। फिर दूसरा है कि बच्चे का लाइकर एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो चेक करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स अगर आपका बहुत ज़्यादा कम है तो माँ के पेट में अगर बच्चा है और बच्चे को पानी नहीं है, पानी ही बच्चा का खाना है, बच्चा का लाइफ है, वही है, ऑक्सीजन है, सब कुछ है, अगर वो पानी ही लीक कर गया और बच्चा अंदर में मतलब होगा ही, वो होगा डिस्ट्रेस में आ ही जाएगा, तो उस केस में भी आपको सिजेरियन करके ही निकालना पड़ेगा बच्चे को। कभी कभी लकीली ऐसा होता है कि बच्चा का पानी तब गिरता है जब फुल टर्म प्रेगनेंसी में माँ लैंड कर चुकी होती है, तो उस टाइम हम लोग सर्विक्स को राइप करके उसको फुल्ली डायलेट करके और तब हम लोग नॉर्मल डिलीवरी भी कराते हैं। वो भी आसान तरीका है। तो माँ रप्चर हो जाता है, वो टर्म प्रेगनेंसी में नॉर्मल सी बात है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि म्यूकोनियम, जिसको कहते हैं कि बच्चा पॉटी कर दिया है, अच्छा, अगर म्यूकोनियम पास हो गया और अगर वो म्यूकोनियम थिक है, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क येलो, हल्का लाइट येलो है और डायलिटेशन हो रहा है, तो नॉर्मल के लिए हम लोग
थोड़ा देर टाइम दे सकते हैं। मगर अगर थिक मिकोनियम दिख रहा है तो उस समय हम लोग को तुरंत इमरजेंसी करके सिजेरियन को करना पड़ता है। हाँ निकाल देना चाहिए बेबी को सेफली, ताकि बच्चा फिर बाद में भी निकलने के बाद वो डिप्रेस हो जाए, डिस्ट्रेस हो जाए, उसका ब्रेन में कुछ पॉइजनस हो जाता है बच्चे के लिए, जिसके कारण कि बच्चे को आईसीयू में बहुत दिन तक एनआईसीयू में रहना पड़ता है। वो बजट भी ज़्यादा हो जाता है बच्चा की मम्मी पापा के लिए, क्योंकि इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और दूसरा बात, बच्चे के लाइफ के साथ भी एक बहुत बड़ा मिसहैप हो सकता है। जी मैडम, ये सुनने को मिलता है, ये मिथक है या सच्चाई है पता नहीं, लेकिन ऐसे औरतों का मानना है कि जो नॉर्मल डिलीवरी होते हैं वो बच्चे ज़्यादा स्वस्थ होते हैं, और सी सेक्शन से जो बच्चे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ कमी होती है या बीमार अक्सर रहते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत सारे बच्चे हैं आज के दिन में जिनको सिजेरियन करके निकाला जा रहा है। तो सारे बच्चे बहुत ओवर स्मार्ट हैं और पढ़ाई में भी अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में भी अच्छे हैं, तो ये तो कहना बिल्कुल गलत है। नॉर्मल डिलीवरी वाले बच्चे आप देख रहे हैं कितने तेज हैं, ऐसा तो नहीं है जितने नॉर्मल हैं सारे इंटेलिजेंट हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो सी सेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो क्या उससे फ्यूचर में कोई पीठ की समस्याएं हो सकती है? देखिए, स्पाइनल एनेस्थीसिया जो होता है वो सबसे सेफ एनेस्थीसिया माना जाता है। अच्छा। उसमें बॉडी के नीचे पार्ट में हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं, स्पाइन में, और उसमें नीचे का बस पार्ट सुन होता है। कहने का मतलब है एनेस्थीसिया में रहती है, और माँ जो रहती है बात सुन सकती है, बोल सकती है, सारा कुछ फील कर सकती है जी। तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहती है। तो ये तो सबसे सेफ एनेस्थीसिया माना जाता है स्पाइनल एनेस्थीसिया को। मगर उसके भी कुछ अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि कुछ फीमेल्स बैक इंजरी या बैक पेन कंप्लेन करती हैं, कोई कोई हेड का पेन कंप्लेन करती हैं। मगर ये जस्ट अ कॉम्प्लिकेशन है, ऐसा नहीं है कि सब जितनी भी सिजेरियन से गुजरी हैं सबको ये कॉम्प्लिकेशन होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ केसेस में हो जाता है। तो ये बैक पेन अगर कहना चाहिएगा या माइग्रेन का प्रॉब्लम, ये नॉर्मल डिलीवरी वाली को भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पाइनल पड़ा है इसीलिए आपको बैक एक रहता है। अच्छा, ये एक मिथ है। चलिए, ये मैं जानना चाहूँगी कि जो जिनका सी सेक्शन होता है, सी सेक्शन के बाद उनको किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए? देखिए, सी सेक्शन के बाद ऑब्वियसली ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन का जितना भी एक अपना पोस्ट ऑप जो एक केयर होना चाहिए वो माँ का होना चाहिए। मतलब उसको रेस्ट मिलना चाहिए, प्रॉपर डाइट मिलना चाहिए, और ज़्यादा वॉक तो नहीं कर सकती हैं या एक्सरसाइज तुरंत तो नहीं कर सकती हैं, मगर 3 महीने के बाद वो अपने 1.5 महीने से 3 महीने के अंदर में मदर्स आफ्टर ऑल मतलब अच्छे से रिकवर कर जाती हैं। और मदर को अपने बच्चे को फीड तो फर्स्ट डे से ही लेना चाहिए, जिस टाइम होता है बेबी उसी समय से कोशिश करना चाहिए ब्रेस्ट फीड देने का। वो ब्रेस्ट फीड आपके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट भी करने में हेल्प करता है, और साथ में साथ उनके हील करने में भी हेल्प करता है माँ को। जी। तो सी सेक्शन के बाद जो महिलाओं का सी सेक्शन होता है उसके बाद कितनी दिनों में वो रिकवर कर जाती हैं? 1.5 से 3 महीने के अंदर कर जाती हैं। 1.5 से 3 महीने के अंदर। और वो जो टाँकों की जो तकलीफें होती है वो कितने दिनों तक? टाँका ठीक हो जाता है, 1.5 महीने के बाद टाँका बिल्कुल गल जाता है, और मदर नॉर्मल एक्टिविटी कर सकती हैं, अपना डे टू डे लाइफ का जो रूटीन होता है वो कैरी कर सकती हैं। लेकिन जो महिलाएं वर्कआउट करती हैं, जैसे एक्सरसाइज हो गया, जो डांस के फील्ड में है, अब तुरंत एक्सरसाइज तो नहीं कर सकते हैं, मगर हाँ उसके लिए 3 to 4 वीक्स मतलब मंथ्स हम लोग बोलते हैं। ऐसे कहने के लिए तो 6 वीक्स ही काफ़ी है, मगर जो एकदम एक्सरसाइज या जिमनास्ट में या स्पोर्ट्स में हैं उनके लिए एटलीस्ट मुझे लगता है अपने हिसाब से कि 6 मंथ्स का ब्रेक मिलना चाहिए। तो मैम मैं ये पूछना चाहूँगी कि जिन महिलाओं का फर्स्ट बेबी सी सेक्शन हुआ है तो उनको दूसरी बेबी में कितना गैप रखना चाहिए? एक बच्चा होने के बाद सिजेरियन सेक्शन से अगर होता है तो कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए। 3 साल का 3 साल का गैप होना चाहिए। और ये भी सुनने को मिलता है कि अगर पहला बच्चा सी सेक्शन है तो सेकेंड बेबी भी सी सेक्शन से ही होगा। अगर 3 साल के पहले डिलीवरी का ऐसा बन गया कि उस कंसीव कर गई तब तो सिजेरियन ही करना पड़ता है, क्योंकि सेफ रहता है जी। मगर 3 साल के बाद अगर कोई माँ आती है और वो कंसीव कर लेती है तो उस केस में हम लोग उसको नॉर्मल डिलीवरी की तरफ भी ट्राई कर सकते हैं। और बहुत ऐसी औरतें हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी करती हैं आफ्टर सिजेरियन, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिजेरियन हो गया,
रैंडमली हो गया या कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड वे था जिसके कारण सिजेरियन हुआ। हो सकता है सेकंड प्रेगनेंसी में वो अपना सारा ख्याल रखेगी, टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप के लिए जाएगी, एएनसी प्रॉपर होगा, तो हो सकता है कि नॉर्मल डिलीवरी से भी बेबी आउट हो सकता है। अब जाके आप जैसे आप बता रही हैं कि दोबारा हेल्थ चेकअप के लिए, तो सी सेक्शन के बाद दोबारा वो महिला कब विजिट कर सकती है आप? हम लोग 6 वीक्स के बाद उसको बुलाते हैं। अच्छा। हाँ, ताकि हम लोग एक बार उसका फिर से पूरा जो इंसिजन है, स्कार है, हीलिंग है, जो टाँका है वो प्रॉपर है कि नहीं है, वो एक बार चेक कर लें। मैडम, मैं यह जानना चाहूँगी कि सी सेक्शन के बाद महिलाओं में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, किसी में भी माँ जब एक बेबी को डिलीवर करती है तो उसका शरीर तुरंत तैयार तो नहीं रहता है हर काम करने के लिए, तो थोड़ा रेस्ट उसको चाहिए होता है। मगर नॉर्मल डिलीवरी का ये फ़ायदा है सिजेरियन के ऊपर कि वो सेम डे उनको डिस्चार्ज मिल जाता है जी। और सिजेरियन सेक्शन में 1 हफ्ता तो कम से कम हॉस्पिटल स्टे होता है। उसके बाद भी उनको बहुत ज़्यादा अपने फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, जैसे लंबा स्टेयर्स चढ़ना, घर में ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग जर्नी पे कहीं नहीं जा सकती हैं, अपना कोइटस जो हस्बैंड वाइफ का मेंटेन करना है वो कम से कम 3 महीना तक हम लोग बोलते हैं कि हाँ मेंटेन करना चाहिए। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और दूसरा बात है कि जैसे अब सिजेरियन सेक्शन के में ऐसा हम लोग ऑपरेशन करते हैं जिसको हम लोग फेनेस्ट्रल इंसिजन देते हैं, जो कि कमर के नीचे के हिस्से में इस तरह से नहीं, मिडलाइन नहीं होके ऐसे हॉरिजॉन्टली एक इंसिजन दिया जाता है, जो कि कॉस्मेटिकली भी बहुत अच्छा है और हीलिंग पर्पस से भी बहुत अच्छा है। उसमें बहुत जल्दी सूचर हील हो जाता है और टाँका गल जाता है, गलने वाला टाँका दिया जाता है, जो कि देखने में भी बुरा नहीं लगता है और माँ जो हैं वो अपने आप में फील नहीं करती हैं कि वो किसी ऑपरेशन से गुजरी हैं, एक दाग नहीं दिखता है जी। और उसके कारण थोड़ा सा रेस्ट के बाद वो नॉर्मल लाइफ अपना जैसे सारी औरतें करती हैं वैसे ही वो भी अपना मेंटेन कर सकती हैं। जी। जिन महिलाओं का सी सेक्शन हुआ है तो उनको खाने पीने में क्या क्या सावधानियों का सामना करना पड़ता है, या क्या क्या नहीं खा सकती हैं, क्या क्या खा सकती हैं, इस बारे में देखिए बताएं। अब जो है इतने अच्छे अच्छे एंटीबायोटिक्स आ गए हैं और इतना अच्छा कवरेज है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, उनको कुछ उस तरह का बहुत ज़्यादा सावधानी खाने के मामले में नहीं लेना पड़ता है। जैसे पहले बोला जाता था कि कटहल नहीं खाइए और ये सब बातर होता बैंगन नहीं है, खाइए, हाँ ये बातर होता itching है, होता है, ये जी, इचिंग हो बिल्कुल। जाता है या घाव सूखने में दिक्कत करता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, सब कुछ खा सकते हैं। मैं शांति रॉय मैम के साथ बहुत दिन तक रही हूँ और कुजी हॉस्पिटल में भी रही हूँ और बहुत सारा मतलब अपने पेशेंट्स पे भी मैं देखी हूँ। मैंने आज तक किसी पेशेंट को नहीं बोला है कि आप ये नहीं खाइए वो नहीं खाइए। कुछ कुछ उनकी मम्मी इतना बोलती हैं तो हम बोले हाँ ये मत खाइए, ताकि उनके भी फील को ये नहीं लगे कि भाई मैं जो बोल रही हूँ मेरे बात को नहीं, हाँ नहीं माना जा रहा है, उसको ऐसा भी होता है। हाँ उनका मन रखने के लिए बोल देते हैं कि हाँ ये खाना। अच्छा। ऐसे सारा जो भी नट्स है और पनीर है, कर्ड है, ये सब चीज़ देना चाहिए। लेकिन जैसे बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग देना है तो उस टाइम माँ को क्या नहीं खाना चाहिए उसके लिए? क्या नहीं खाना चाहिए का कोई बात नहीं है। दाल प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए, पनीर ले सकती हैं, सोयाबीन्स ले सकती हैं, ये सब ज़्यादा करना चाहिए। ये देखा गया है कि आप ये नहीं खा सकते क्योंकि बच्चे आपका अच्छा, आप वैसे अगर पूछ रही हैं तो कोई भी ज़्यादा ऑयली या स्पाइसी चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, घर से बना हुआ जो भी हेल्दी चीज़ है, कम तेल मसाला वाला खाना खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक नहीं करना चाहिए, ये सब वेट पुट ऑन करने में ही कुछ काम करता है और तो कुछ काम होता नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स कम लेना चाहिए और प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए। प्रोटीन से आपका मिल्क जो होता है वो ज़्यादा बनता है, तो माँ मदर ब्रेस्ट फीड अपना बच्चे को देना चाहिए 6 महीने तक, उसके लिए भी उसको हेल्पफुल होता है। तो प्रोटीन इनटेक बढ़ाना चाहिए। अक्सर देखा गया है, ये क्लिनिक में देखा गया है कि जो महिलाएं गांव से, स्पेशली गांव से जो आती हैं और अगर डॉक्टर्स कह दे कि नहीं इनका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, ये सी सेक्शन होगा, तो वो गुस्सा आ जाती हैं, गुस्सा हो जाती है कि नहीं ये डॉक्टर्स गलत बोल रही हैं, पैसा लेना है। तो ऐसी आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं या इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ऐसी बहुत सारी महिलाएं आती हैं जिनको सी सेक्शन इंडिकेटेड रहता है, मगर वो बिल्कुल नहीं मानती हैं कि सी सेक्शन होता है। इस बहुत सारी इस कारण से डॉक्टर ही बदल देती हैं। बाद में जाके भले वो सीएस उनका हो जाता है कहीं और, मगर मेरे पास आके क्यों नहीं होगा क्यों नहीं होगा, और मैं बहुत ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी कराती हूँ, तो मेरे पास तो आती हैं यही मन बना के कि ये नॉर्मल ही कराएंगी। अगर ये नॉर्मल नहीं करा रही हैं तो ज़रूर कोई बात है। अच्छा, तो सीएस कराना है, मैंने पूरा इंटरेस्टेड कॉन्फिडेंस रहती हैं। हाँ,
उस तरह से मतलब नॉर्मल कराया है मैंने। मगर कुछ ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो कि जानती हैं कि गलत नहीं बोल रही हैं, अगर सीएस बोला है तो ज़रूर सीएस का ही इंडिकेशन होगा, तो वो सिजेरियन करवा लेती हैं। तो डिपेंड करता है फैमिली पे भी, उनके मेंटल अपब्रिंगिंग पे भी कि किस तरह का वो सोच रही हैं। कुछ पैसा बचाने के लिए भी बोलती हैं कि नहीं नॉर्मल ही कराइए, मर जाए बहू या बेटी मगर ऑपरेशन नहीं कराना है। नहीं कराना है। लेकिन अभी युवाओं में देखा गया है जो माँ बनने वाली हैं वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं मुझे है ना सी सेक्शन ही करवाना है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये अभी तक गांव घर की औरतों में तो ये नहीं आया है, ये सिर्फ उन्हीं औरतों में आया है जो बहुत अच्छे से पढ़ी लिखी हैं, जिनको पता है कि नॉर्मल डिलीवरी का भी कॉम्प्लिकेशंस अच्छा खासा होता है। जैसे कि पेशाब का रास्ता बाहर आ जाना या पखाना का रास्ता बाहर आ जाना, जिसको सिस्टोसील रेक्टोसील कहते हैं। ब्लैडर में इंजरी हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी के दौरान, पूरा एनस, पेरिटोनियम और पेरिनियल टियर हो जाता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है एक माँ को यूरिनेट करने में, टॉयलेट जाने में, पॉटी जाने में, ये सब में बहुत दिक्कत होती है नॉर्मल डिलीवरी में। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस को जो जानती हैं पढ़ना, जो इंटरनेट का यूज़ जानती हैं, वो लोग पहले ही से पढ़ लेती हैं। किसी की फ्रेंड है डॉक्टर, किसी के घर में डॉक्टर है, तो वो लोग अपने लोग को बताते हैं कि भाई ऑपरेशन करा लो, बहुत सेफ है। तो वो ही औरतें होती हैं जो इलेक्टिव सीएस करा लेती हैं। ऐसी औरतें बहुत कम है मगर। अच्छा। हाँ, हमारे इधर बेगूसराय इलाके में, और बाहर तो अभी भी लोग, बहुत सारे मेरी फ्रेंड्स हैं, सारे सिजेरियन कराई हैं और इलेक्टिवली जाती हैं सिजेरियन कराने के लिए, प्लान करके, अच्छा दिन देख के कि आज मेरा बच्चा निकाल दिया जाए। तो ऐसा भी संभव है कि मतलब एक, हाँ ये चीज़ जैसे आपने बोला कि प्लान करके, तो जैसे होता है कि इस डेट को ये अच्छा मुहूर्त है तो इस डेट में ही सी सेक्शन हो जाए या नॉर्मल डिलीवरी, तो ऐसा संभव होता है? ऐसा होता है, मैं तो अपने पेशेंट्स को जितने के भी, जैसे पहले प्रीवियस सीएस है जिसका सीएस ही होना है, मुझे पता है कि इसका इंडिकेशन है सीएस होना, उसको तो मैं बोल देती हूँ कि भाई कोई अच्छा दिन देख लो, अच्छा टाइम देख लो, उस टाइम ही मैं बेबी आउट कर देती हूँ। अच्छा। क्योंकि बोला जाता है हमारे हिंदू समाज में, तो सब मानते हैं कि अच्छा टाइम बहुत मैटर करता है थ्रू आउट लाइफ ऑफ दैट बेबी। जी। तो कभी भी इलेक्टिव सीएस कराना है तो आदमी को प्लान करके कराना चाहिए। जी। एक महिला डॉक्टर होने के नाते आप हमारे दर्शकों को, जो महिला दर्शक हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे अच्छा मेरा एडवाइस तो ये रहेगा किसी भी माँ को कि सबसे अच्छा है हेल्दी प्रेगनेंसी, वो नॉर्मल से हो या सिजेरियन से हो, मैटर नहीं करता है, अनटिल अनलेस कि आपका बच्चा हेल्दी है और आप हेल्दी हैं। अगर सिजेरियन से वो हो रहा है पॉसिबल तो सिजेरियन कराइए, अगर नॉर्मल से आपका हर कुछ ठीक है तो क्यों नहीं नॉर्मल कराना चाहिए, नॉर्मल में भी कोई बुराई नहीं है, और अच्छे जगह पे कराना चाहिए, किसी क्वैक से या मिडवाइफ से कहीं पे भी बिना किसी हॉस्पिटल या डॉक्टर के गाइडेंस के बिना नहीं कराना चाहिए। जी। श्वेता मैम, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे इस स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।